मेरे मियाँ अयाश आदमी थे। अपनी ज़ात पर उनके अखराजात ही बेबहा थे। अच्छी शक्लो सूरत, खुश लिबास, हर वक्त उम्दा खुशबू में महकते, दूसरों के साथ खुश इखलाक, मगर मेरे साथ नहीं। कारोबार भी उनका खूब चलता था, लेकिन औबाश बहुत थे। दौलत बरसने लगी तो बुरी सोबत में पड़ गए। पहले बहुत अच्छे थे, मेरा ख्याल रखते थे। जब 3 बच्चों की माँ बन गई, मेरी तवज्जो बच्चों की जानिब मबसूल रहने लगी। मौसूफ ने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। सारी तवज्जो बाहर की सरगर्मियों की तरफ रहने लगी। बाहर की सरगर्मियां क्या थीं? रक्स व मौसीकी के रसिया थे। कोठों पर जाकर तवाइफों का नाच गाना सुनते। पहले कभी कभार जाते, फिर ये रोज का मामूल हो गया कि एक नौखेज तवाइफ सादी से दिल लगा लिया था। शराबो कबाब के इस कदर रसिया हो गए कि घर बार का होश ना रहा। बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी और खुद आजाद हो गए। दिन भर अपने कारोबार के सिलसिले में और रात को अयाशी में डूबे रहते। सुबह 11-12 बजे सोकर उठते और दफ्तर चले जाते। यही उनका मामूल था। उनको अपनी सरगर्मियों से फुर्सत ना थी कि बीवी बच्चों को कुछ वक्त दे पाते। घरेलू मसाइल से नजरें चुराने लगे। जब उनकी लापरवाहियां हद से बढ़ गईं, मैंने दबी जुबान में एहतजाज शुरू कर दिया। पहले तो झूठ का सहारा लिया कि कारोबार बहुत बढ़ गया है, तभी मसरूफियत बढ़ गई है, घर को टाइम नहीं दे पाता। रोज आधी रात के बाद शराब के नशे में धुत आते और बात बेबात उलझते, मेरी और बच्चों की नींद खराब करते। कुछ कहती तो बुरी तरह मारने लगते। तब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। खूब रोती रहती और नसीब को कोसती कि खुदा करे ये दौलत ना रहे, जिसके बलबूते पर खुद तो अयाशी करते हैं और हमको पाई पाई के लिए तरसाते हैं। खुदा की करनी उन्हीं दिनों मेरे शौहर को उनका एक पुराना क्लास फेलो मिला। उसका नाम शाहिद था। बहुत नेक था। ये उनका बचपन का दोस्त था। स्कूल में प्राइमरी सेक्शन के तालिब इल्म थे। मुद्दत बाद शाहिद से मुलाकात हो गई। दोनों बहुत खुश हुए। जाहिर है कि बचपन के दोस्तों से मुलाकात दिली मुसरत का बायस होती है। शाहिद को खबर ना थी कि नईम को दौलत ने इस कदर तब्दील कर दिया है कि एक मेहनती और ज़हीन आदमी अब शराबो कबाब की नजर हो चुका है। वो दूसरे शहर में रहता था, इसलिए मुद्दत से मुलाकात न थी और नईम की जिंदगी का ये पहलू उससे छुपा हुआ था। ये शाहिद को घर ले आए। बातों बातों में उसने जिक्र किया कि मुलाजमत इस शहर में हो गई है और अब वो रिहाइश के लिए किराए पर मकान की तलाश में है। मेरे शौहर ने फौरन ऑफर कर दी कि मेरा घर हाजिर है। इतना बड़ा घर है, इसके ऊपर वाले पोर्शन में रिहाइश पजीर हो जाओ। किराए वगैरह की तो नईम को हाजत ना थी और ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा था। उनको फायदा ये था कि शाहिद और उनके अफरादे खाना को साथ रखने से मैं तन्हा नहीं रहूंगी, क्योंकि वो खुद तो अब मुस्तकिल घर से गायब रहते थे और मैं कुली तौर पर मुलाजमों के रहमो करम पर रह जाती थी। शाहिद ने कुछ पसोपेश के बाद इस ऑफर को कबूल कर लिया और हफ्ते बाद वो बड़ी बहन के हमरा हमारे ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया। उसकी ये बहन शादीशुदा थी, लेकिन शौहर से नाराजगी के सबब अपने भाई के साथ रहती थी। उसका नाम तस्लीम था। तस्लीम बहुत अच्छी खातून थी। ज्यादा वक्त मेरे पास गुजारती।
जब शाहिद ऑफिस चला जाता वो मेरे पास आ जाते। मुझे भी उन दिनों किसी गमगुसार की शदीद जरूरत थी। तस्लीम की सूरत में एक गमगुसार और अच्छी दोस्त मिल गई थी। जल्द ही उन दोनों बहन भाई पर मेरे शौहर के करतूत खुलने लगे। ये बहुत हैरान हुए कि नईम किस डगर पर चल पड़े थे। उनको मुझसे हमदर्दी हो गई। वो नईम को मौका मिलता तो दबे लफ्जों में समझाने की भी कोशिश करते। तब अपने मामूलात में उनकी मदाखलत बुरी लगती और उनका रवैया शाहिद से रूखा सूखा रहने लगा। शाहिद ने भी महसूस कर लिया और हमारे अज़दवाजी झगड़े के बारे में अपने दोस्त से बात करना तर्क करते। ताहम उसका दिल जरूर कुढ़ता था कि इतना अच्छा आदमी, उसके बचपन का दोस्त, किस राह पर चल निकला है। उन्हीं दिनों तस्लीम के सास ससुर आए और शाहिद से सुलह की बातचीत की, क्योंकि तस्लीम की 2 बेटियां भी थीं जो अपनी दादी के पास थीं। उनकी खातिर वो रूठी हुई बहू को मना कर ले गए। बच्चियों की खातिर उसने भी अपने खामद से सुलह कर ली। उसके जाने के बाद तो मैं फिर से तन्हा और वहशत ज़दा हो गई। वो मेरी गमगुसारी में कोई कसर उठा न रखती थी। अपना दुख सुख कहकर दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। रोती थी तो वो चुप करा देती और तसल्लियां देती कि जरा सा और सब्र कर लो, आखिर तो नईम भाई किसी दिन राह रास्त पर आ जाएंगे। तस्लीम के जाने से मेरा गम दुगना हो गया, जिसको शाहिद ने भी महसूस किया। वो मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगा। शाम को दफ्तर से आकर उनके साथ लॉन में खेलता और उनको वक्त देता। बच्चे उससे बहुत मानूस हो गए और अब वो बाप की बजाय अंकल शाहिद के घर लौट आने की राह तकते थे। छुट्टी के दिन भी नईम घर ना आते। शाहिद मेरे बच्चों को सैर कराने ले जाते। मैं भी उस नेक आदमी का ख्याल रखने लगी, जिसको कोई बुरी आदत ना थी। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, यही उसकी जिंदगी थी। फारिग वक्त में बोर होता तो मेरे बच्चों से दिल बहलाता था। अब मैं उसे सुबह शाम खाना भिजवाने लगी, कभी मुलाजमा के हाथ और कभी मेरे बच्चे ले जाते। अगर कोई फौरी जरूरत पड़ जाती, बच्चे बीमार हो जाते, उनके स्कूल का कोई मसला होता, शाहिद के पास चले जाते कि भाई ये मसला है। वो फौरन मेरा काम कर दिया करता था। रफ्ता रफ्ता हमारी रस्मी सी बातें होने लगी। मसलन मैं पूछती, शाहिद भाई आज कम खाया है, क्या सालन अच्छा ना था? वो कहता, नहीं भाभी, सालन तो बहुत मजेदार था, मगर मेरी तबीयत कुछ बोझिल सी थी, ज्यादा भूख ना थी। तन्हाई का शिकार तो औरत चाहती है कि कोई उसे बात करे, उसका दुख दर्द बांटे। तस्लीम चली गई, मगर शाहिद मेरी बेचैनी और दिली कैफियत से आगाह था। उसकी बहन मेरे बारे में हर बात उसे बता दिया करती थी। तभी जब मैं कुछ बात करती, शाहिद गौर से सुनता और मेरी दिलजोई कर दिया करता। कभी तसल्ली के 2 बोल कह देता तो मेरा दिल हल्का हो जाता। गोया तस्लीम ना थी तो उसका भाई मुझे अपना लगने लगा था। एक वक्त आया कि मैं अपने घरेलू मामलात पर उसके साथ खुलकर बात करने लगी। वो समझ चुका था कि मैं शदीद अफसुर्दगी और तन्हाई का शिकार हो चुकी हूं, और उसने अगर मुझे इन जज्बाती उलझनों के भंवर से ना निकाला तो शायद मैं खुदकशी कर लूं। शाहिद को हमारे ऊपर के पोर्शन में रहकर नईम के मामूलात का मुशाहिदा करने का मौका मिला था। उसने बगौर मेरे खामद की शख्सियत का मुताला किया, जिसका रवैया बज़ाहिर कुछ और अंदर से कुछ और था। वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि वाकई अपनी अयाशी के मजे लूटने में नईम अंधा हो चुका है और शरीके हयात को
मुसलसल अजियत से दो चार कर रहा है। इस एहसास के होते ही उस शख्स ने मेरे घरेलू और बच्चों के मसाइल अपने सर ले लिए। बच्चों को स्कूल का वर्क कराना, ट्यूशन का इंतजाम करके देना, उनको शॉपिंग के लिए साथ ले जाता, बीमार हो तो इलाज के लिए भाग दौड़ में मदद देना। जबकि नईम ने तो हमको अक्सर नजरअंदाज कर दिया था। उनके पास इन कामों के लिए वक्त ही ना था। कुदरती बात के इन हालात का जो नतीजा निकलता है वही निकला। मैं शाहिदी को अपने दर्द का मसीहा समझने लगे और उसकी हमदर्दी में सुकून तलाश करने लगे। वो गैर शादीशुदा था, नौजवान था। मुझे उससे उनसियत महसूस होने लगे। इस झुकाव को मेरे रवैये से उसने बहुत जल्द महसूस कर लिया और दूर अंदेशी से काम लेते हुए बहुत जल्द एक दूसरा मकान किराए पर हासिल कर लिया। बहुत रोकने के बावजूद वो हमारे घर से चला गया और नए मकान में मुंतकिल हो गया। ये मकान हमारे घर के पास था और उसी लेन में था। सिर्फ 8-10 घर दरमियान में थे। बच्चों को उसने अपना घर दिखा दिया कि जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। उसके जाने के 15 रोज बाद एक रात नईम ज्यादा नशे में धुत घर आए। 2:30 बजे शब का वक्त होगा। आते ही मुझे मारने लगे। बेतहाशा मारा कि मेरे चेहरे और बदन पर नील पड़ गए। दरअसल वो अपने हवास में ना थे। ना जाने किस आवारा हसीना से लड़कर आए थे कि तमाम गुस्सा घर आते ही मुझ पर उतार दिया। सुबह वो बेहोश पड़े थे और मेरे हाल की कुछ खबर ना थी। रो रो कर हलकान हो गई तो बेकरारी में बच्चों का हाथ थामा और घर से निकल गई। गली से गुजरते हुए मेरे बड़े बेटे सलीम ने, जिसकी उम्र उन दिनों 7 बरस थे, इशारे से बताया कि अम्मी ये अंकल शाहिद का घर है। एतवार का दिन था। मैं तो गम से भरे हुए दिल के साथ यूं ही बोझल कदमों से चल पड़ी थी, बगैर सोचे कि बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हूं। सलीम के इशारे पर मैंने अपने गम गुसार का दर खटखटाया। शाहिद खुद बाहर आया। मुझे बच्चों के हमरा दरवाजे पर देखकर पूछा, आप खैर तो है? मैंने बताया, शाहिद भाई खैर नहीं है। रात बुरी तरह नशे में नईम ने मुझे मारा है और मेरा सारा बदन नील नील कर दिया है। ये देखो। मैंने चेहरे से चादर हटाई और अपनी गर्दन भी दिखाई, जिस पर गला दबाने से नीला और काला निशान तौक की सूरत में मौजूद था। उसको बेहद दुख हुआ। बोला, भाभी अंदर आ जाइए, यहां दरवाजे पर बात करना ठीक नहीं। मैंने उसके घर के अंदर कदम रख दिया और तमाम अहवाल कह सुनाया। हालात का तो वो खुद चश्मदीद गवाह था। पूछा, अब आप क्या चाहती हैं? मैं उस जालिम शख्स से छुटकारा चाहती हूं। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। क्या अदालत से रुजू करना चाहती हैं? हाँ, कोई अच्छा सा वकील करना चाहती हूं जो खर्चा भी इस जालिम से दिलवाए। इसके साथ रहने से अब जान का खतरा है। वकील करा भी दिया तो कहां रहेंगी? जाहिर है दावा दायर करने के बाद आप उसके घर में तो नहीं रह सकेंगी। मेरे पास इतने पैसे हैं कि साल भर मैं किराए के घर में रह सकूं। ये जेवर है। उसने कहा, सोच लीजिए भाभी। मैंने सोच लिया है शाहिद। इंसान को अपनी जान भी तो प्यारी होती है। जान का खतरा हो तो किसी दीवाने के साथ कौन रह सकता है? बच्चे तो किसी सूरत उसको नहीं दे सकते। वो इनके मुस्तकबिल का भी सत्यानाश कर देगा। मेरी इल्तिजा पर उसने
मदद का वादा कर लिया और कहा, अभी तो घर वापस जाइए, मैं किसी अच्छी वकील को देखता हूं और कोई किराए का मुनासिब मकान भी। बाकी बातें बाद की हैं। शाहिद के कहने से घर लौट गई, लेकिन अब मुझे शौहर से नफरत हो गई थी। तहैया कर लिया कि अब इस खतरनाक शख्स के साथ ना रहूंगी जो दोहरी शख्सियत का मालिक है। मेरे मजबूर करने पर शाहिद ने एक किराए का मकान तलाश कर दिया और मैं बच्चों को लेकर उसमें रहने लगी। उसने एक अच्छे वकील का भी बंदोबस्त कर दिया और खुद पसे मंजर में रहा ताकि नईम से बराह रास्त झगड़ा मोल न ले। ये सब कुछ मेरी इल्तजाओं पर किया था, हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कदम उठा लूं। लेकिन जुल्म सहने की भी कोई हद होती है। उसने तो इंसानी हमदर्दी की बिना पर मेरा साथ दिया था, लेकिन ये मेरा कसूर कि उसे गलत तवक्कुआत लगा ली। चाहती थी कि मैं खुला लेकर उसे शादी कर लूं। ताहम उसने मुझे समझाया कि भाभी, आप मेरे नजदीक मोहतरम हैं, ये नहीं हो सकता। क्यों? मेरी वालिदा और बहन भाई इस पर हरगिज राजी ना होंगे, ऐसा ख्याल दिल से निकाल दें। उसके बाद उसने मुझसे किनारा कशी इख्तियार कर ली और घर भी बदल लिया। अब मैं वकील के बलबूते पर अकेली ही केस लड़ रही थी। मेरे पास काफी जेवर था जो एक एक करके बिक गया और केस की नजर हो गया। आखिरी पेशी के दिन, जबकि मैंने अदालत में बच्चों के हमरा जज के रूबरू पेश होना था, इत्तेफाक से शाहिद भी किसी काम से अदालत आ गया। उसे खबर ना थी कि आज हमने पेश होना है। जब नईम ने उसे देखा, वो दौड़कर शाहिद के पास गया कि शाहिद, अपनी भाभी को समझाओ, वो ऐसा ना करे और केस वापस ले ले। वो बहुत बुरा कर रही है। मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी शराब ना पीऊंगा, इस पर हाथ ना उठाऊंगा और अपने बच्चों का ख्याल करूंगा। रूबी को भी कोई तकलीफ ना दूंगा। एक बार मुझे मौका दे। मुझे बहुत सजा मिल गई है, इतना काफी है। मैं सुधर गया हूं। अब बच्चों को ये दर बदर ना करे। नईम के कहने पर वो मेरे पास आया। उसे देखकर बच्चे दौड़कर उसे लिपट गए। उसने मुझसे बच्चे लेकर उनको नईम से मिलवाया तो बच्चे भी बाप से लिपट गए कि अब्बू हमारे साथ चलिए, हमारे पास क्यों नहीं रहते। नईम ने कहा, मैं तो तुम लोगों के पास रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी अम्मी साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बेटी तो अपने बाप को बार बार चूम रही थी। अजीब जज्बाती मंजर था। मैं जरा दूर खड़ी उस मंजर को डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। फिर नईम शाहिद के हमरा मेरे पास आए और बोले, रूबी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वादा करता हूं कि फिर कभी तुमको शिकायत का मौका ना दूंगा। इन मासूम बच्चों की खातिर हम साथ रहेंगे। नाराजगी खत्म कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। शाहिद साथ ना देता तो मैं केस करने की जुर्रत ना करती। अब वो भी मासूम बच्चों के इल्तिजा पर पशेमान खड़ा था, जो हाथ जोड़कर मुझसे कह रहे थे, मम्मा, मान जाओ ना, पापा से सुलह कर लो, हम साथ रहेंगे। मैं चोर बनी खड़ी थी। तब शाहिद ने कहा, नईम भाई से सुलह कर लो, ये अपने किए पर नादिम हैं। उनको बच्चों की जुदाई से काफी सजा मिल चुकी है। आप भी एक अच्छी बीवी, अच्छी मां की तरह सब दुख सुख भुलाकर ममता की लाज रख लें। उस दिन मैंने बच्चों के बारे में सोचकर
शौहर से अदालत में सुलह कर ली और खुला का केस वापस ले लिया। हमारा घर फिर से आबाद हो गया। आज बच्चे अपनी मंजिलों पर पहुंच चुके हैं। मैंने तो दुख सुख झेल लिया, मगर मैं खुद से शर्मिंदा होने से बच गई। अगर शाहिद ने बजाय सीधी राह दिखाने के बहकने में मेरा साथ दिया होता तो यकीनन आज मेरा घर बर्बाद हो चुका होता और बच्चे भी ना जाने किन नामुसाइद हालात का शिकार हो जाते। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।